चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हर एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो हैं वो देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं विटामिन की इम्पॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि क्वेश्चनों का आना भी काफ़ी लाजमी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि वाई विटामिन आर सो नेसेसरी, विटामिन की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों है या विटामिनों का इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में कहाँ और कैसे फ़र्क डालता है या असर डालता है, इसी को हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो विटामिन्स होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रक माने जाते हैं। अब ये थोड़ा हेवी वर्ड है, अब इसको ज़रा समझ लीजिए सबसे पहले, फिर हम अपनी कहानी स्टार्ट करें। उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रक से मतलब होता है जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो किस में ब्रेक होते हैं? ग्लूकोज में। तो आपका मकसद है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाएं और वो पूरी तरह से किस में ब्रेक होना चाहिए? कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिलने का मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी? एनर्जी। इसी तरह से आप जो भी प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो प्रोटीन की डाइट लेने पर आप के अंदर जाकर वो प्रोटीन एमिनो एसिड में पूरी तरह टूटना चाहिए, क्योंकि जब एमिनो एसिड में पूरी तरह टूटेगा तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब ध्यान से सुनेगा, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से ग्लूकोज में टूटे, प्रोटीन पूरी तरह से एमिनो एसिड में टूटे, इसलिए विटामिन्स यूज़ किए जाते हैं और इसी को कहते हैं कंट्रोलर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रक। मतलब डायरेक्ट एनर्जी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका पार्ट नहीं है, लेकिन सहायक रूप में या सपोर्टिंग आर्टिस्ट के रूप में ये निश्चित रूप में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा होगा, संजय दत्त का कैरेक्टर और अरशद वारसी का कैरेक्टर। तो जो अरशद वारसी होता है वह एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट चलेगा। तो विटामिन्स जो हैं ये मेन हमारे शरीर को एनर्जी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये काम तो किसका है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है। लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट को सही से तोड़ेंगे ग्लूकोज में विटामिन और प्रोटीन को सही से तोड़ेंगे अमीनो एसिड में विटामिन। इसलिए विटामिन्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रोलर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। अब यदि हम चलें आगे तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग यदि किसी ने किया था तो जी हाँ, उनका नाम है WC फंक। लेकिन विटामिन थ्योरी, विटामिन मत सबसे पहले किसने दिया था? तो विटामिन थ्योरी या विटामिन मत सबसे पहले जिन्होंने दिया था उनका नाम है हॉपकिंस एंड फंक। तो हॉपकिंस एंड फंक ने विटामिन थ्योरी दी थी, जिसमें विटामिन से रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट उन्होंने बताए थे। एक एस्पेक्ट में यही क्लियर कर दे रहा हूँ, विटामिनों की कमी से जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस, अपूर्णता रोग। तो अपूर्णता रोग विटामिनों की कमी से होने वाले वे रोग होते हैं जो विटामिन की यूज़ करने पर ही हमको मिल सकते हैं या विटामिन के यूज़ करने पर ही हम उनसे दूर जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है, तो याद रखिएगा विटामिनों के सबसे बेहतर स्रोत होते हैं ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां। शायद आप समझ गए होंगे क्यों आपके पेरेंट्स ताज़े फल और ताज़ी सब्जियों के लिए आपको उपयोग करने को बोलते हैं या आपको खाने को बोलते हैं, सिर्फ इसी वजह से। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरह के आंसर आपको देने हैं। अब यदि मैं चलूं आगे कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, ऑब्वियसली सी बात है, विटामिन चैप्टर पढ़ें तो ये पहला क्वेश्चन तो लाजमी बनता है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था। तो सबसे पहले खोजा गया विटामिन एक एसिडिक नेचर की प्रवृत्ति का था, जिसको हम कहते हैं विटामिन C। लेकिन यदि वहीं मैं पूछूं आपसे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले प्राप्त किया गया विटामिन कौन सा था, तो प्रयोगशाला में जिस विटामिन को हमने सबसे पहले प्राप्त किया है उसका नाम है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। तो ये चीज़ जो है आपको
याद रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इसके बाद विटामिनों का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, विटामिन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ताज़े फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। तो ताज़े फल और ताज़ी सब्जियों में विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। विटामिनों से हमारे शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन विटामिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, शरीर को एनर्जी देने का या ऊर्जा देने का जो मेन काम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट योर बॉडी गिव्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फैट, एंड लास्ट में सबसे लीस्ट यदि आपकी बॉडी आपके शरीर के प्रोटीन से एनर्जी लेती है, मतलब प्रोटीन भी बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन ये आपके बॉडी की सबसे अंतिम स्थिति, सबसे खराब स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि जब बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेने लगे इसका मतलब है कि भुखमरी की समस्या आ चुकी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि विटामिनों के सेवन से, मतलब यदि आप ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां खाते हैं तो आपको कोई खास एनर्जी नहीं मिलती है, ना आपको एनर्जी मिलती ही नहीं है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट। तो विटामिनों के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? ताज़े फल और सब्जियां। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जनरली क्या होता है कि गांव और घरों में आपने देखा होगा, रूरल एरियाज़ में बच्चे सिटी में भी यही है, क्योंकि सिटी दरअसल में गांव के लोगों से ही तो बन रही है। तो कुछ सिटी में जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, या रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं, वो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जियां जस्ट लाइक घास फूस, वो उनको तवज्जो नहीं देते हैं, और वही सब्जियां आगे चल के आप लंबे समय तक नहीं लेते, मतलब वो बच्चे तो फिर कहीं विज़न में प्रॉब्लम आती है, कहीं आँखों में दिक्कत आती है। तो इस तरह से ये आपको दिमाग में रखना है चीज़। क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा किस विटामिन का सोर्स होती हैं? आंसर है विटामिन ए। और विटामिन ए जो है वो विज़न के लिए सबसे परफेक्ट विटामिन माना गया है, मतलब ऑप्थल विज़न के लिए, आँखों की ज्योति के लिए, नेत्र ज्योति के लिए जो परम आवश्यक विटामिन है वो विटामिन है, नाम है उसका विटामिन ए। ठीक है। विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसीलिए तो हमको डेली के डेली ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में किसी तरह से विटामिन्स पहुँचे। तो विटामिनों का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन विटामिन जो हैं हमें मिलें, हर दिन मिलें, क्योंकि उनके बिना तो हमारा काम नहीं होगा, इसलिए हमको ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां डेली खानी पड़ती हैं। लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जिनको सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द फर्स्ट इज विटामिन डी एंड द सेकेंड इज विटामिन के। ये दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन डी और विटामिन के, ये हमारे बॉडी में ही बनते हैं, और हमारे बॉडी में बनते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, और एक और है जिसका नाम है विटामिन के, इसको कहते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन। तो ये दोनों के दोनों विटामिन हमारे शरीर में ही बनते हैं। अब कहाँ बनते हैं इसको अपन आगे देखते हैं। जब भी हम विटामिनों की बात करते हैं तो विटामिनों का क्लासिफिकेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि विटामिनों का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील ये विटामिन होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं विटामिन सी की और सारे विटामिन बी की, तो विटामिन सी और सारे विटामिन बी, जिनको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, ये फैट में नहीं, वाटर में सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मतलब यदि हमारे बॉडी को फैट नहीं मिलता तो फैट में ये विटामिन डिजॉल्व नहीं होंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर नहीं होगा तो ये विटामिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे और फंक्शन नहीं करेंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये कौन होंगे। बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आंसर है, मतलब सबसे पहले हम जिस विटामिन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नाम है विटामिन ए। विटामिन ए आप खुद ही देखिए,
इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। बचपन से आप पढ़ते आते हैं। क्यों बोलते हैं रेटिनॉल? अब आप सच्चाई सुन लीजिए। यदि मैं बात करूं कि विटामिन ए को रेटिनॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध आंख के रेटिना से जुड़ा हुआ है। आंख का रेटिना दरअसल में वो टिश्यू होता है जो आपकी ऑप्थल ज्योति के लिए, आपकी नेत्र की ज्योति के लिए परमावश्यक होता है, और रेटिना में ही आंख का काम संपादित होता है। आपका आंख देखने का कार्य करती है, वास्तविकता में देखने को प्रतिबिंब निर्माण की घटना से जोड़ा जाता है, और प्रतिबिंब निर्माण की घटना के लिए ही तो उत्तरदायी होती है। कौन सी चीज? नो डाउट आपको याद रखना है, उसे कहते हैं रेटिना। तो रेटिना जो होती है उसको मजबूत बनाता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसको ताकत देता है कौन? आंसर है विटामिन ए। ठीक है, तो नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक विटामिन जो है वो हो जाएगा विटामिन ए। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि गाजर जो है ये किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो गाजर, जिसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, गाजर में रंग वर्णक बीटा कैरोटीन होता है। गाजर डकस कैरोटा वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। गाजर एक मूसला जड़ का उदाहरण है। गाजर एक शंकुरूप जड़ में आता है। तो जिस गाजर के इतने सारे सिनोनिम यदि हम बोलें, तो उसी गाजर को जब हम खाते हैं तो गाजर को खाने पर गाजर हमारे शरीर के अंदर जाता है, बीटा कैरोटीन में टूटता है, बीटा कैरोटीन ब्लड में मिलता है, लीवर में पहुंचता है और विटामिन ए के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा जाए क्या, पूछा जाता ही है कि किस विटामिन का जो स्टोरेज है, किस विटामिन का जो संग्रहण है वो लीवर में होता है, आंसर है विटामिन ए का संग्रहण। याद रहेगा ये चीज। ऐसा एक चीज और बतानी है, जो चीज मेरे को ध्यान से समझिएगा। एक चीज और जो मेरे को बतानी है वो यहाँ ये है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो विटामिन ए की सबसे बड़ी सोर्स होती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आपने परजीनी फसल का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी सबसे बेहतर, सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए को प्राप्त करने का। मतलब विटामिन ए की कमी से यदि आपको कभी कोई डिसीज हो जाए, जैसा कि सामने आप पीछे मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो विटामिन ए को लेकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, याद रखिएगा, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्या है, जिसमें जनरली पेशेंट को रात में नहीं दिखता है। यदि उसी पेशेंट को विटामिन ए रिच फूड दिया जाए, गाजर दिया जाए, है ना, गोल्डन राइस दी जाए, सुनहरा चावल दिया जाए, तो फिर धीरे 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 विटामिन ए की डेफिशिएंसी सही हो जाएगी। मतलब माफी चाहता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस से बंदा जो है वो सही हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस से नहीं। कलर ब्लाइंडनेस तो दरअसल में एक आनुवांशिक रोग है, और आनुवांशिक रोग किसी विटामिन की कमी से थोड़ी ना ठीक होते हैं, उनके लिए तो जीन थेरेपी चाहिए होती है ना, ये चीज। निक्टेलोपिया रतौंधी के बाद की स्टेज होती है। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझिएगा। निक्टेलोपिया का मतलब होता है कि यदि किसी बंदे को, यदि कोई बंदा है, यदि उसको दिन रात में नहीं दिखाई दे रहा है, रतौंधी है उसको, यदि उसी बंदे को वो अपना इलाज नहीं करा रहा और धीरे धीरे उसको दिन में भी दिखना बंद हो जाए, तो फिर बंदा जिस समस्या से ग्रसित हो गया, इसी को हम निक्टेलोपिया कहते हैं। याद रहेगा ये चीज़। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमेशा आता है। अब इसके जस्ट बाद यदि हम आगे चलते हैं, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है आँखों का द्रव सूख जाना। यहाँ आँखों के द्रव सूख जाने का मतलब क्या होता है कि आपकी आँखों में एक द्रव होता है एक्वस ह्यूमर, जो आपकी आँखों को लुब्रिकेशन देता है, लेकिन कई बार यही द्रव जो सूख जाता है तो फिर आपको जो समस्या होती है, इसी समस्या को जीरोप्थेल्मिया मतलब ड्राइनेस इन द आई कहते हैं। इसी तरह से एक समस्या होती है केराटोमलेशिया। अब ये केराटोमलेशिया क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी आंखों की कॉर्निया यदि इरेगुलर शेप की हो जाए तो इस समस्या को केराटोमलेशिया कहते हैं। और केराटोमलेशिया में
आपकी कॉर्निया इरेगुलर हो जाएगी तो आपके आँख के अंदर प्रकाश पर्याप्त नहीं पहुँचेगा, धुंधलाहट आएगी और विज़न में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से ये सभी के सभी जो हैं ये विटामिन ए की कमी से होने वाली तो इस तरह से विटामिन ए की कमी के बाद जो समस्या हमको देखने को मिलती है, नो डाउट वो क्या कहलाएगी। आपने 4 प्रॉब्लम पढ़ी विटामिन ए की कमी से। पहली आपने प्रॉब्लम पढ़ी रतौंधी, दूसरी निक्टेलोपिया, तीसरी ज़ीरोफ्थेल्मिया और चौथी होती है केराटोमलेशिया। अब चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम या जिसका साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी जो है इसे धूप का विटामिन कहते हैं। अब ये धूप का विटामिन से मतलब क्या है? यहाँ धूप के विटामिन से मतलब है इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। और सनसाइन विटामिन ही वास्तविकता में वो विटामिन है जो कि आपके स्किन में बनता है सन रेस की हेल्प से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दांतों में और आपकी हड्डियों में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, इंसान के दांतों में और इंसान की हड्डियों में एक मेटल पाया जाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम, एक नॉन मेटल पाया जाता है जिसे कहते हैं फास्फोरस, और ये दोनों जिस रूप में पाए जाते हैं वो कहलाता है कैल्शियम फास्फेट। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आपके दांतों में कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा, जैसे जैसे आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगेगी, तो फिर आपके दांतों में और हड्डियों में दिक्कत शुरू हो जाएगी, कमजोरी शुरू होगी, सेंसिटिविटी शुरू होगी। विटामिन डी आपको यूज़ करना है। तो विटामिन डी जो है दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल पैदा होता है कि विटामिन डी बनता कैसे? ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 3 विकिरणों से मिलकर बनता है, 3 किरणों से मिलकर बनता है। वो 3 किरणें जो हैं वो आपको याद रखना है। पहले नंबर पर है पराबैंगनी प्रकाश, दूसरे नंबर पर है दृश्य प्रकाश और तीसरे नंबर पर है अवरक्त प्रकाश। मतलब सूर्य का प्रकाश इन 3 विकिरणों से मिलकर बनता है। अच्छा, जो दृश्य प्रकाश है ये दृश्यता के लिए उत्तरदायी होता है। दिन में हमको जो चीज़ें दिखती हैं वो इसी वजह से दिखती हैं। इसी दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न्यूटन ने बताया था। विलियम हर्शेल ने जिसकी खोज की थी उसे कहते हैं अवरक्त प्रकाश। और अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पराबैंगनी प्रकाश। तो पराबैंगनी प्रकाश ही दरअसल में आपकी स्किन से टकराता है, और जैसे ही आपकी स्किन से टकराता है एक यौगिक बनाता है जिसे कहते हैं इरगैटोस्टिरॉल, और यही इरगैटोस्टिरॉल जो है ये आपके हड्डियों के अंदर विटामिन डी के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यदि कोई आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि विटामिन डी का संग्रहण किस अंग में होता है, तो विटामिन डी का संग्रहण जो है वो हड्डियों में होता है, लेकिन विटामिन डी बनता कहाँ है? त्वचा में बनता है। तो ये 2 चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे, इनसे ही क्वेश्चन बनता है।
अब जब भी हम विटामिन डी पढ़ते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जरूर हमको पढ़ने को मिलती है कि विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या कहलाता है? विटामिन डी की कमी से मतलब बच्चे यदि सूर्य की रोशनी में कम जाएं, तो बच्चे यदि सूर्य की रोशनी में कम जाएंगे तो निश्चित रूप में उनकी हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, और बच्चों की यदि हड्डियां मुलायम हो जाएंगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे की हड्डियां मुड़ जाएंगी। तो बच्चे की हड्डियां सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में मुलायम होकर मुड़ जाएं तो रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी यदि सेम बड़े लोगों में और बुजुर्ग लोगों में देखने को मिले तो फिर इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और यदि हड्डियों में छेद आने लगे तो इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये महिलाओं को होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस में महिलाओं की हड्डियों में छेद हो जाते हैं जिससे रक्त निर्माण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती और महिलाओं को बहुत वीकनेस फील होती है। तो इस तरह से ये 3 ड्रॉबैक जो हैं आपको याद रखने हैं। एक और आजकल डिसीज़ आती है सीलियक डिसीज़। जी हाँ, सीलियक डिसीज़ भी विटामिन डी की कमी से ही होती है, विटामिन D3 की कमी से रियल मायने में वो होती है। अब ध्यान से सुनेगा, अगला जो विटामिन है इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी विटामिन की सबसे खासियत बात यह होती है कि इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये स्प्राउट्स में पाया जाता है। जी हाँ, जिस स्प्राउट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का माल्टोज डायसैकेराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसी स्प्राउट्स में एक विटामिन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिसको हम विटामिन ई कहते हैं। और यदि मैं बात करूं विटामिन ई की तो इसी को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। अब ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। चेहरे पर जो झाइयाँ और झुर्रियाँ आती हैं, ये झाइयाँ और झुर्रियों को समाप्त करने के लिए विटामिन ई को लिया जाता है। और जैसे ही चेहरे पर झाइयाँ और झुर्रियाँ आएंगी, विटामिन ई आप लोगे तो निश्चित रूप में विटामिन ई की मदद से चेहरे की झाइयाँ झुर्रियाँ चली जाएंगी और आप एकदम हेल्दी दिखोगे, ग्लोइंग स्किन दिखेगी। तो जनरली अगर कभी आपसे पूछे कि त्वचा की सुंदरता के बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर है विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल विटामिन ई का सबसे अच्छा यूज किया जा रहा है फर्टिलिटी के केसेस को सॉल्व करने में, इनफर्टिलिटी के केसेस को सॉल्व करने में। मतलब जो बांझ लोग होते हैं, अब बांझ का मतलब केवल लेडीज की ओर इशारा नहीं, बांझ जेंट्स भी हो सकता है। यदि उसका सीमेन सैंपल में स्पर्म का नंबर यदि कम हो, या सीमेन में स्पर्म यदि मोटाइल ना हो, सीमेन में यदि स्पर्म का क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, कहने का सीधा सा मतलब है सेम इसी तरह से लेडीज़ के अंडाशय में जो एग का फॉर्मेशन है वो सही से ना हो, एग मैच्योर ना हो, तो ये भी कंडीशंस जो हैं ये महिला के लिए होंगी बांझ वाली कंडीशन। मतलब जब एक अच्छे से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण विकसित वाला ना हो पाए पुरुष और महिलाओं के द्वारा, तो इसे कहते हैं अपन दरअसल में सेक्सुअल डिसऑर्डर में कमी। तो अब सेक्सुअल डिसऑर्डर को ही दूर करने के लिए, नपुंसकता स्टरलिटी को दूर करने के लिए, बंधता को दूर करने के लिए, शुक्राणु अंडाणु की अच्छी सेहत करने के लिए, है ना, यूज़ किया जाता है, नाम है उसका विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है ये आप याद रखेंगे, इसी को हम बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब स्पर्म और ओवम की क्वालिटी यदि हमको इंक्रीज करना है, स्पर्म और ओवम का बेहतर यदि हमको बनाना है, तो फिर हम टोकोफेरॉल को ही यूज़ करना पसंद करते हैं, टोकोफेरॉल को ही हम उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, विटामिन ई। अब जब हम बात करते हैं विटामिन के की, ध्यान से सुनेगा, विटामिन के के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विटामिन के को नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं और विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहते हैं। और नेप्थोक्विनोन जो विटामिन होता है और फिलोक्विनोन जो विटामिन होता है, याद रखिएगा, ये विटामिन जो है रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। और यहाँ रक्त स्त्राव को रोकने में मदद कैसे करता है, पहले तो आप इस सेगमेंट को देख लीजिए। आप पाएंगे कि हमारी बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है सीकुम, एक भाग होता है कोलोन और एक भाग होता है रेक्टम। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत का जो ये वाला भाग होता है इसको हम कोलोन कहते हैं। तो बड़ी आंत के कोलोन भाग में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, और यही एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु जो है बड़ी आंत के कोलोन भाग में रहता है, विटामिन के बनाता है। तो निश्चित रूप में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा विटामिन हमारी आंत में बनता है।
तो कौन सा विटामिन हमारी आंत में बनता है, तो बड़ी आंत के कोलन में विटामिन के बनता है और यही रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प भी करता है। जैसे यदि कभी किसी बंदे को चोट लग जाए, तो जब भी किसी बंदे को यदि चोट लग जाएगी तो उस चोट वाली जगह पर बताओ कौन सी चीज आएगा, निश्चित रूप में विटामिन के आएगा और रक्त के कोई बहाव को कम करके घाव को भर देगा। लेकिन क्या विटामिन के अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं जो रुधिर स्कंदन में या रक्त के बहाव को रोकने में मदद करते हैं? तब आप बोलेंगे कि जी हाँ, एक रक्त कोशिका है जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स, एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन और एक खनिज है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। तो ये तीन मेजर जो हैं पोर्शन, ये भी रक्त के थक्का जमाने की प्रक्रिया में बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। अब ध्यान से समझिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सारे विटामिन जो होते हैं, सारे विटामिन, ये सभी के सभी विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही कहलाते हैं। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे होता है थायमिन। अब थायमिन जो होता है ये क्या काम करता है, तो थायमिन जो होता है ये पॉलीन्यूराइटिस समस्या से हमको बचाता है, बेरी समस्या से हमको बचाता है और अनपॉलिश राइस में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? अनपॉलिश राइस का मतलब है बिना छिले चावल में विटामिन बी पाया जाता है और मिलता है। जब विटामिन B2 की बात की जाती है तो विटामिन B2 जो है ये गाय के दूध में पाया जाता है और विटामिन B2 गाय के दूध में पाया जाएगा और निश्चित रूप में कैसा कलर देगा, गाय के दूध को येलो कलर देगा, इसलिए विटामिन B2 को येलो विटामिन भी कहते हैं। गाय के दूध के पीले रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है। अच्छा, गाय के दूध के पीले रंग के लिए एक प्रोटीन भी उत्तरदायी होती है जिसको हम कहते हैं कैरोटिन प्रोटीन। इसी तरह से एक चीज होती है विटामिन B3 जिसको हम कहते हैं नियासिन या निकोटिनामाइड। तो नियासिन और निकोटिनामाइड जो है याद रखिएगा ये आपके स्किन को निकालती है, मतलब आपकी स्किन उधड़ने लगती है, इसे कहते हैं पेलेग्रा। तो विटामिन B3 जिसका साइंटिफिक नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड, इसकी कमी से जो डिसीज हमको होती है उसको हम पेलेग्रा भी कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन B5, विटामिन B5 एक ऐसा विटामिन है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब पैंटोथेनिक एसिड अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। विटामिन B6 का मतलब होता है खून की कमी। विटामिन B6 की कमी से जनरली कौन सा डिसीज हमको होगा? एनीमिया, खून की कमी होगी। और विटामिन B6 जो है ये पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है स्पेशली मेल्स और फीमेल्स के लिए। विटामिन B7 का नाम जब भी आता है तो हेयर विटामिन के रूप में हम इसको जानते हैं और विटामिन B7 को इसलिए हम इतनी तवज्जो देते हैं क्योंकि इसमें एक नॉन मेटल होती है जिसे हम सल्फर कहते हैं। तो सल्फर नामक धातु पाए जाने के कारण ही विटामिन B7 की ज़्यादा वैल्यू है, या जिस वजह से हम इसको याद रखते हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड और ये फॉलिक एसिड ही दरअसल में वो चीज़ होती है जो कि एनीमिया के केस से हमको बचाता है। मतलब एनीमिया के बचाव के लिए भी विटामिन B9 या फॉलिक एसिड हम यूज करते हैं। विटामिन B10 जिसको कहते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसको PABA विटामिन भी कहते हैं। विटामिनों के अंदर विटामिन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा विटामिन B10 को।